Hello, future officers. Welcome back to your channel English with Kokila. Today we are here with another video जिसमें हम आपके SSC CGL 2025 के previous year questions को solve करेंगे. ये जो particular set है ये 16th of September 2025 shift 1 में पूछा गया था. So without wasting any more time, let's come to our first question. चलिए, select the most appropriate synonym of the given word. आपको क्या करना है? synonym choose करना है. The word is illuminate. Illuminate का मतलब क्या होता है? ऑप्शंस देखिए, explain, darken, destroy और hide. illuminate का मतलब क्या होता है? एक लिटरल मीनिंग है इसका रोशनी फैलाना, किसी जगह को इल्यूमिनेट करना, रोशन करना, राइट? सिमिलरली इसको हम कंटेक्चुअल मीनिंग में इसको जब हम यूज करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है किसी चीज पर लाइट शेड करना, यानी किसी चीज को और ज्यादा एक्सप्लेन करना, एनलाइटन करना. क्लियर है? तो इल्यूमिनेट का मतलब क्या हो जाता है? सिनोनिम क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज एक्सप्लेन. डार्कन एंटोनिम हो गया, है ना? डिस्ट्रॉय, तहस नहस करना, डिस्ट्रॉय करना, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. हाइड का मतलब होता है छुपाना, राइट? सो ये आपके सारे रॉन्ग आंसर्स है. राइट आंसर इज एक्सप्लेन. ओके, नाउ select the most appropriate antonym of the given word. Antonym choose करना है. The word is demure. Demure का मतलब क्या होता है? किसी चीज को resist करना, ठीक है? किसी चीज का आप जब किसी चीज के अगेंस्ट होते हैं, उसका बहिष्कार करते हैं, उसको अपोज करते हैं, तो उसे हम कहते हैं demure. ठीक है? ऑप्शंस देखिए, अग्री, अपोज, ऑब्जेक्ट, रेजिस्ट. तो आपको यहाँ दिख रहा होगा रेजिस्ट यहाँ पे सिनोनिम है. ऑब्जेक्ट का मतलब भी है ऑब्जेक्शन करना, राइट? तो सिनोनिम हो गया. अपोज भी सिमिलर मीनिंग है, सिनोनिम हो गया. राइट आंसर इज अग्री. आप किसी चीज से अग्री है, सहमत है, दैट इज योर राइट आंसर. ओके, नाउ चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम. द इडियम इज ईट हम्बल पाई. ईट हम्बल पाई का मतलब क्या होता है? ऑप्शंस देखिए. टू डिमांड एन अपॉलजी, टू सेलिब्रेट वंस सक्सेस, टू एक्सेप्ट इंसल्ट और डिफीट ग्रेसफुली, या फिर टू प्रिपेयर फॉर फेलियर. ईट हम्बल पाई का मतलब होता है ह्यूमिलिएशन को एक्सेप्ट कर लेना. ठीक है? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर इज ऑप्शन 3, टू एक्सेप्ट इंसल्ट. अपनी इंसल्ट को एक्सेप्ट कर लेना या फिर अपनी हार एक्सेप्ट कर लेना. टू ईट हम्बल पाई. क्लियर? नाउ select the most appropriate antonym of the given word. The word is zany. zany का मतलब क्या होता है? एंटोनिम चूज करना है आपको. पहले ऑप्शंस देखिए. सेंसिबल, बिजार, क्लाउनिश, इसेंट्रिक. सेंसिबल, बिजार, क्लाउनिश, इसेंट्रिक. एलिमिनेशन मेथड के थ्रू अगर आप सॉल्व करते हैं तो क्या होगा? इसेंट्रिक, क्लाउनिश, बिजार तीनों का सिमिलर मीनिंग है. ठीक है? तीनों एक दूसरे के सिनोनिम्स कह लो या फिर सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स हैं. एग्जैक्टली सिनोनिम्स तो नहीं है, सिमिलर मीनिंग है इनका. ठीक है? तो ऑड वन आउट क्या हो गया? सेंसिबल. सो दिस बिकम्स योर राइट आंसर. अब जैनी का मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जिसको आप सनकी कह सकते हैं, वाइल्ड है, इसेंट्रिक है. क्लियर? तो जैनी का सिनोनिम होता है इसेंट्रिक. सिमिलर वर्ड है क्लाउनिश, है ना? बिल्कुल जोकर की तरह है, क्लाउनिश है. बिजार का मतलब होता है अजीबोगरीब, स्ट्रेंज. क्लियर? तो मिलता जुलता मीनिंग है इनका, तो ये आपके आंसर्स नहीं है. राइट आंसर इज सेंसिबल. जानी का मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जो बिल्कुल सनकी है, बहुत ही वाइल्ड है, इसेंट्रिक है, अजीब है. और सेंसिबल का मतलब हो जाता है जो समझदार है, सेंसिबल है. राइट? सो दिस इज योर राइट आंसर. नाउ spot the correct spelling of the weather signs. weather signs जो होती है उसकी करेक्ट स्पेलिंग आपको चूज करनी है. weather signs को हम बोलते हैं meteorology. ठीक है? नॉट एग्जैक्टली, इट इज कॉल्ड मीटियोरोलॉजी. ठीक है? मीटियोरोलॉजी. तो इसकी स्पेलिंग क्या होती है? देखो, मीटियोरोलॉजी. अब ऑप्शंस में देखिए, राइट आंसर क्या है? मीटी, दिस इज रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस इज योर राइट आंसर. ये भी गलत है.
मीटियोरोलॉजी, ठीक है, मीटियोरोलॉजी, थोड़ा सा टंग ट्विस्टिंग है, इट्स कॉल्ड मीटियोरोलॉजी, ऑलराइट। चलिए, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ जनरल पार्डन ग्रांटेड बाय अ गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट से आपको क्षमा मिलती है तो उसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? ये सेम क्वेश्चन जो है, ये सेम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्टेनोग्राफर के एग्जाम में आया है, ठीक है, स्टेनोग्राफर 2025 में ये सेम क्वेश्चन पूछा गया है। और अभी हमारे चैनल पे हम एक कंप्लीट वोकैबुलरी सीरीज कर रहे हैं जिसमें एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 में जितनी भी आपकी वोकैबुलरी पूछी गई है हम उसे डिस्कस कर रहे हैं और उसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रहे हैं। आपका क्या काम है, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स, इट डजंट मैटर कि आप कौन से एग्जाम से रिलेटेड वोकैब्स पढ़ रहे हैं, बिकॉज वोकैब सबके लिए सेम होता है। एंड दैट इज वाई मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि जब भी आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप सारे वोकैब्स पढ़िए, बिकॉज एग्जाम्स में वोकैब सिमिलर पूछे जाते हैं, ठीक है। ये स्टेनोग्राफर में आप देख सकते हैं, स्टेनोग्राफर 2025 में ये सेम क्वेश्चन आया है जो कि सीजीएल 2025 में भी पूछा गया है, राइट। द वर्ड इज अमनेस्टी, ठीक है। जब कोई गवर्नमेंट आपको पार्डन ग्रांट कर देता है, क्षमा कर देता है, तो उसे हम अमनेस्टी कहते हैं, किसी ऑफिशियल पार्डन को। और सेम क्वेश्चन आया था आपके स्टेनोग्राफर 2025 में। तो आपका क्या काम रहेगा, आप जो हमारी कंप्लीट सीरीज है, अभी हमने डे 1 एंड डे 2 कवर किया है, वो वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगी, यू कैन गो एंड वॉच देम, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर एवरीबडी, ऑलराइट। चलिए, रिप्रीव, क्लेमेंसी, पैरोल, इन तीनों वर्ड्स का क्या मतलब होता है? रिप्रीव का मतलब होता है टेम्पररी समय के लिए किसी चीज को कैंसिल कर देना, किसी की पनिशमेंट को टेम्पररीली टाल देना, पोस्टपोन कर देना, ठीक है। क्लेमेंसी का मतलब होता है मर्सी दिखाना, दया दिखाना बाय अ जज, ठीक है। अगर कोई जज आपको दया दिखाता है तो उसे हम क्लेमेंसी बोलते हैं। यहाँ पे क्या है? पार्डन है, क्षमा दी जा रही है, राइट, बाय अ गवर्नमेंट, बाय एनी ऑफिशियल्स, राइट। तो ये आपकी एमनेस्टी हो गई। क्लेमेंसी में क्या है? एनी जजेस जो होते हैं वो आपको मर्सी शो करते हैं या आपकी तरफ थोड़ा लीनियंट हो जाते हैं, ऑलराइट, दैट इज कॉल्ड क्लेमेंसी। पैरोल, पैरोल बहुत ही कॉमन वर्ड है। पैरोल में क्या होता है? जब किसी इंसान को जेल होती है, उसके अच्छे बिहेवियर को देखते हुए उसे जेल से बाहर जाने दिया जाता है, स्ट्रिक्टली, जो कि आपके उसके गुड बिहेवियर पे बेस्ड होता है, राइट। अगर उसका बिहेवियर सही रहता है तो सेंटेंस पूरा करने से पहले, यानी अपनी जो पनिशमेंट की जो ड्यूरेशन है उसे पूरा करने से पहले बीच में ही उसे जेल से बाहर निकाल दिया जाता है, इस कंडीशन के साथ कि आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए आगे, ठीक है। उसे हम कहते हैं पैरोल, ठीक है। तो राइट आंसर इज अमनेस्टी। मैं बार बार ये एम्फेसाइज कर रही हूँ कि हमारे चैनल पे जो भी वोकैबुलरी सीरीज चल रही हैं या ग्रामर की सीरीज चल रही है या पीवाईक्यूज चल रहे हैं, एक बार आप उनको एग्जाम के पहले जरूर देख लें, बिकॉज सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं। वोकैबुलरी तो आपकी बिल्कुल सिमिलर ही होती है, राइट। ओके, सो लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Choose the correct one-word substitution for a secret or disguised way of writing. A secret or disguised way of writing. जो कोड्स में आप लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस देखिए, साइफर, एपिस्टल, डायट्राइब या फिर मैन्यूस्क्रिप्ट। चार ऑप्शंस हैं, साइफर, एपिस्टल, डायट्राइब और मैन्यूस्क्रिप्ट। तो अ सीक्रेट और डिस्गाइज्ड वे ऑफ राइटिंग, जो आप कोड्स में चीजें लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट साइफर, ठीक है। इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, डिसाइफर वर्ड पता है आपको? डिसाइफर, डिसाइफर का मतलब होता है किसी चीज को डिकोड करना, ठीक है, किसी चीज को डिकोड करना। और ये साइफर क्या है? एक कोड है ना, जिसको आप किसी सीक्रेट या डिस्गाइज्ड वे में जब आप किसी चीज को लिखते हैं, कोड्स में लिखते हैं, तो उसे हम साइफर कहते हैं। एपिस्टल क्या है? एपिस्टल एक लॉन्ग
एलिगेंट फॉर्मल लेटर होता है जिसको आप एपिस्टल कहते हो, ये हमेशा डाइडैक्टिक होता है। नॉट हमेशा बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये डाइडैक्टिक होता है। अब डाइडैक्टिक का मतलब क्या होता है, ये मीनिंग भी आपके वोकैबुलरी में आ सकता है। डाइडैक्टिक का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो आपको सीख दे, मॉरल्स दे, ठीक है, उसे हम कहते हैं डाइडैक्टिक। ना डायट्राइब क्या होता है? डायट्राइब जब आप किसी चीज को रिटन या फिर वर्बल फॉर्म में किसी को आप बहुत हार्श क्रिटिसिज्म दे किसी चीज का, उसे हम कहते हैं डायट्राइब। अभी एक वर्ड बहुत चल रहा है रैंट या फिर रैंटिंग, है ना। रैंटिंग, मन में जो भी चीजें हैं वो आप बाहर निकाल देते हैं, रैंट करते हैं। इसमें क्या होता है, अब्यूजिव लैंग्वेज होती है या फिर रूड लैंग्वेज होती है या फिर व्यंग किया जाता है, ठीक है, सरकास्टिक होता है, सटायर होता है, रैंट किया जाता है, जितनी भी चीजें भड़ास जो होती हैं वो निकाली जाती हैं, ये वर्बल फॉर्म में होता है रैंट, ठीक है। और डायट्राइब जो है इट कैन बी वर्बल एज वेल एज रिटन। क्लियर है? मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट हम सबने सुना है। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है, किसी भी बुक या किसी भी डॉक्यूमेंट की जो ओरिजिनल कॉपी होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हैंड रिटन होती है या फिर टाइप्ड होती है, राइट, उसे हम क्या कहते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट। क्लियर है ना। चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब, सही फ्रेजल वर्ब चूज करना है। द सेंटेंस इज द इशू वाज सो डेलिकेट दैट शी चोज टू डैश इट ऑल टुगेदर। इशू जो था, जो बात थी, वो इतनी ज्यादा डेलिकेट थी दैट शी चोज टू ब्रश असाइड, वॉक इनटू, शाई अवे फ्रॉम या फिर लीन ओवर। क्या होगा, इशू डेलिकेट था तो आप उसको ब्रश असाइड तो नहीं करेंगे। ब्रश असाइड का मतलब क्या होता है, किसी बात को इररेलेवेंट ठहरा देना, बोल देना कि इम्पोर्टेंट नहीं है, इररेलेवेंट है, और उसे इग्नोर कर देना, ठीक है। दिस इज व्हाट ब्रश असाइड मीन्स। तो बिकॉज द इशू वाज डेलिकेट, उसको ब्रश असाइड तो नहीं किया गया, सो ये गलत हो जाएगा। वॉक इनटू मतलब आपके साथ कोई ऐसी चीज होती है, आप कोई ऐसी चीज एक्सपीरियंस करते हैं जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है आपके लिए, सरप्राइज है, तो आप वॉक इनटू का यूज करते हैं। एक लिटरल मीनिंग है इसका वॉक इनटू का, कि आप जब किसी रूम में एंटर कर रहे हैं, यू आर वॉकिंग इनटू अ रूम, है ना, तो वॉक इनटू का मतलब वो भी हो जाता है। तो ये तो बात हो ही नहीं रही है यहाँ पे। शाई अवे फ्रॉम, शाई अवे फ्रॉम का मतलब क्या होता है, किसी चीज के बारे में बात करने से हिचकिचाना, है ना, उससे उसके बारे में बात करने से डरना, बचना या उसको अवॉइड करना। टू अवॉइड अ टॉपिक, टू शाई अवे फ्रॉम द टॉपिक। क्लियर है? तो यहाँ पे ये राइट आंसर क्या है, राइट आंसर इज टू शाई अवे फ्रॉम। द इशू वाज सो डेलिकेट दैट शी चोज टू शाई अवे फ्रॉम इट ऑल टुगेदर, है ना। इतना डेलिकेट इशू था कि वो उसने इस इशू को पूरी तरीके से अवॉइड कर दिया, शी शाई अवे। ओके। लीन ओवर का मतलब क्या होता है, लीन ओवर जब आप आगे की ओर बेंड करते हैं या फिर साइडवेज बेंड करते हैं तो इसे कहते हैं लीन ओवर। ऑलराइट, select the correct option. The artifact was notable not merely for its age but also for the dash with which it was preserved. Options क्या है आपके, meticulous, velocity, brevity, severity. The artifact was notable not merely for its age. तो बात हो रही है कि जो आर्टिफैक्ट था वो सिर्फ इस वजह से बहुत फेमस या बहुत नोटेबल या बहुत प्रेशियस नहीं था कि वो बहुत पुराना था, नॉट बिकॉज ऑफ इट्स एज बट ऑल्सो फॉर द डैश विथ विच इट वॉज प्रिजर्व्ड। और जिस तरीके से उसको प्रिजर्व करके रखा गया था, बचा कर रखा गया था, उसके वजह से भी इट वॉज वेरी व्हाट, नोटेबल। ऑप्शंस देखिए, मेटिकुलस, वेलोसिटी, ब्रेविटी, सिवियरिटी। मेटिकुलसनेस क्या होता है, मेटिकुलस
मेटिकुलस का मतलब हमने बताया है आपको, पहले बहुत बार डिस्कस किया, इट इज अ वेरी कॉमन वर्ड। इसका मतलब होता है अटेंशन टू डिटेल रखना, मेटिकुलस, है ना। मेटिकुलस का मतलब होता है किसी चीज को बहुत ही डिटेल्ड ओरिएंटेड तरीके से करना, मेटिकुलसली करना, राइट, मेटिकुलस, वेरी डिटेल्ड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मेटिकुलसनेस, बिकॉज इट मीन्स टू बी वेरी केयरफुल, बहुत ज्यादा केयरफुल होना, बहुत ज्यादा कॉशियस होना, बहुत ज्यादा डिटेल्ड होना, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा मेटिकुलस, कि आर्टिफैक्ट को बहुत मेटिकुलसली रखा गया था, है ना। विथ सेंटेंस पढ़िए एक बार इसको आप। The artifact was notable not merely for its age but also for the meticulousness with which it was preserved, है ना। अपनी उसकी जो केयरफुलनेस थी जिससे उसको प्रिजर्व किया गया, उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी स्पीड ऑफ मोशन हमने पढ़ा है। स्पीड ऑफ मोशन यानी कि कोई ऑब्जेक्ट किस स्पीड से अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, उसे कहते हैं वेलोसिटी। तो ये तो नहीं होगा। ब्रेविटी का मतलब क्या होता है? ब्रेविटी किसी चीज का शॉर्टनेस, है ना। कोई चीज जो शॉर्ट है, ब्रीफ है, उसकी शॉर्टनेस को हम ब्रेविटी कहते हैं, संक्षिप्तता जिसे आप कहेंगे, ठीक है। सो दिस इज नॉट योर आंसर। सिवियरिटी, कोई चीज कितनी सीवियर है, कितनी सीरियस है, कितनी उग्र है, कितनी जटिल है, दैट इज कॉल्ड सीवियरिटी। ये भी रॉन्ग है। राइट इज मेटिकुलसनेस। क्लियर है? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, राइट। चलो लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स एन एरर। एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है आपका। सेंटेंस पढ़िए। द कंपनी नीड्स अ डिटेल्ड फीडबैक from all departments before finalizing its restructuring plan for the upcoming fiscal year. Error detect करना है आपको। The company needs a detailed feedback from all departments from finalizing its restructuring plan for the upcoming fiscal year. Error कहाँ पे है? Where do you think is the error? देखिए, the company needs a detailed feedback, यहां पे एरर है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। एरर क्यों है? फीडबैक जो है, फीडबैक, ठीक है, फीडबैक जो है ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल है। और हमें पता है कि जब नाउन अनकाउंटेबल होता है तो हम उसके लिए आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करते, है ना। तो यहाँ पे देखिए अ डिटेल्ड फीडबैक लिखा है, तो ये तो आपका एडजेक्टिव हो गया, नाउन ये रहा, और ये नाउन पे डिपेंड करता है, और नाउन अनकाउंटेबल है तो यहाँ पे अ होना ही नहीं चाहिए था। द कंपनी नीड्स डिटेल्ड फीडबैक होना चाहिए था। क्लियर है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन 1। चेंज द फॉलोइंग फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। द टीम विल बी revisiting the algorithms during the workshop, ठीक है। ऑप्शंस देखिए। The algorithms were being revised, ये तो पास्ट हो गया। Will be revisiting, तो हमें पता है कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस में है ना। The algorithms will be been, भी पास्ट में हो रहा है, गलत है। The algorithms will be revisited, this is also wrong. The algorithms will be being revisited during the workshop, this is your right answer. ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाता है। क्लियर है? चलिए, find the part of the sentence that contains an error. Not only the minister but also the bureaucrats had been accused of manipulating the data presented in the economic survey to align with political interests. इस सेंटेंस में आपको एरर फाइंड करना है। ऑप्शंस आप एक बार फिर से सेंटेंस पढ़िए। नॉट ओनली द मिनिस्टर बट ऑल्सो द ब्यूरोक्रेट्स। यहाँ पे देखो, नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो। जब नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो से किसी दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा जा रहा है
तो जो क्लोजेस्ट सब्जेक्ट होता है वर्ब के, उससे हम डिसाइड करते हैं कि वर्ब कौन सा यूज करना है। ठीक है, तो क्लोजेस्ट सब्जेक्ट क्या है? ब्यूरोक्रेट्स। ये मिनिस्टर सिंगुलर है और ब्यूरोक्रेट्स प्लूरल है। क्लियर? तो जब ब्यूरोक्रेट्स प्लूरल है तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के हिसाब से अगर नाउन या प्रोनाउन यानी कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, और अगर प्लूरल है तो फिर वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। राइट? और हमने क्या अभी पढ़ा कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो से जब दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो क्लोजर सब्जेक्ट जो है वो डिसाइड करता है कि वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल, और ये प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे, हैज नहीं हैव। क्लियर? दिस इज वेरी इजी, है ना? राइट आंसर क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन 2। ठीक है, ऑप्शन 2, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ब है उसकी फॉर्म गलत है। ठीक है, select the sentence containing the homonym of the highlighted word. The architect discussed the vault beneath the cathedral. आपको क्या करना है? ये जो vault है इसका homonym चूज करना है। homonyms are words जिसके meaning और जिसके spellings और उसकी pronunciation similar होती है but meaning different होता है। right? options देखिए। The gymnast performed a perfect vault over the horse. The treasury vault was secured with biometric locks. The earthquake cracked the stone vault supporting the nave. The nobles were interred in the family vault. Clear? ये जो vault है आपको इसका homonym चूज करना है इस vault का। इसका मतलब क्या होता है? इस vault का मतलब होता है एक arched structure of a building. ठीक है, किसी बिल्डिंग में एक आर्च्ड उठा हुआ स्ट्रक्चर होता है रूफ के आसपास में, उसको हम वॉल्ट कहते हैं, और यहाँ पे ये जो बिल्डिंग है वो कैथीड्रल है। क्लियर? चलिए यहाँ पे देखो, द नोबल्स वर इंटर्ड इन द फैमिली वॉल्ट। इंटर्ड का मतलब होता है बरीड। ठीक है, उनको दफनाया गया था, बरी किया गया था। दे वर बरीड इन द फैमिली वॉल्ट। यहाँ पे जो वॉल्ट है इसका मतलब है बिल्डिंग का एक स्ट्रक्चर, स्पेस है ना? इट इज अ स्ट्रक्चर और स्पेस इन अ बिल्डिंग। तो सिमिलर मीनिंग हो गया। राइट? यहाँ पे भी जो वॉल्ट है इसका मतलब था किसी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, एक आर्च्ड स्ट्रक्चर है ना? तो ये सिमिलर मीनिंग हो गया। तो ये तो होमोनिम नहीं होगा, बिकॉज होमोनिम कैसे वर्ड्स होते हैं जिसमें प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग सेम होती है बट मीनिंग डिफरेंट होता है। द earthquake cracked the stone wall supporting the nave. नेव क्या होता है? नेव कैथीड्रल का एक हिस्सा होता है, उसे हम नेव कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी जो वॉल्ट है वो बिल्डिंग के स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड है। earthquake cracked the stone vault supporting the nave, है ना? बिल्डिंग को जो सपोर्ट कर रही थी, जो वॉल्ट थी, है ना? स्ट्रक्चर है, स्पेस है। सिमिलर मीनिंग हो गया। द ट्रेजरी वॉल्ट वाज सिक्योर्ड विथ बायोमेट्रिक लॉक्स। यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर है कि जो जहाँ पे ट्रेजर रखा जाता था जिस वॉल्ट में, उसको बायोमेट्रिक लॉक से सिक्योर किया गया है, सेफ किया गया है। तो यहाँ भी स्ट्रक्चर वाला सेंस आ रहा है। यहाँ पे देखिए, द जिमनिस्ट परफॉर्म्ड अ परफेक्ट वॉल्ट ओवर द हॉर्स। यहाँ पे जो वॉल्ट है इसका मतलब है कोई जंप, ठीक है, या फिर लीप, जब छलांग लगाते हैं, ठीक है, उसे हम वॉल्ट कहते हैं। जिमनिस्ट जब परफॉर्म कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं या फिर छलांग लगा रहे हैं, लीप कर रहे हैं, तो उसे वॉल्ट कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन 1, बिकॉज ये डिफरेंट मीनिंग शो कर रहा है। सो दिस इज द होमोनिम, राइट होमोनिम। Convert the sentence provided below from its passive voice structure to an active voice structure. The children were made to apologize by the principal for their behavior. यहाँ पे क्या करना है? एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। ऑप्शंस पढ़िए। द प्रिंसिपल वॉज मेड टू अपोलोजाइज टू द चिल्ड्रन। प्रिंसिपल को अपोलोजाइज कराया गया, माफी मंगवाया गया? नहीं, बिल्कुल नहीं, दिस इज रॉन्ग। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? मीनिंग ही चेंज हो जा रहा है। यहाँ पे बात हो रही है कि चिल्ड्रन को अपोलोजाइज कराया गया प्रिंसिपल के द्वारा, उनकी बिहेवियर की वजह से, है ना?
The principal had made the children apologize. Nahi. The principal made the children apologize for their behavior. Okay. The principal was apologizing. Principal maafi मांग रही थी. Principal was apologizing. This is also wrong. Right answer is option 3. Clear है? चलिए. Now, ये आपका passage वाला question है. Let's start reading the passage. In the labyrinth of globalization, where intercontinental dialogues shape diplomacy, business, and social cohesion, the intricate terrain of cross-cultural communication remains one of the most formidable cognitive frontiers. Misunderstandings often arise from lexical deficiencies, but not from lexical deficiencies, but from semiotic dissonance, where gestures, silences, intonations, or proximics are interpreted through incongruent cultural lens. The assumption that language fluency equates to communicative efficacy is pernicious fallacy. In reality, fluency may obfuscate cultural asymmetries, allowing misinterpretation to masquerade as comprehension. In high-context cultures such as Japan or the Arab world, communication is embedded in relational nuance, tacit implications, and communal hierarchies. Conversely, low-context cultures like Germany or the United States prioritize explicitness, objectivity, and individual clarity. When interlocutors from these paradigms converge, the mismatch can generate diplomatic friction, transactional inefficiency, or interpersonal alienation. Even seemingly innocuous behaviors, eye contact, turn-taking, or humor can catalyze discomfort when interpreted through a monocultural lens. Furthermore, the cognitive filters individuals deploy, shaped by education, tradition, and socio-political conditioning, often reinforce in-group validation while relegating unfamiliar communication styles to categories of deviance and incompetence. This ethnocentric predisposition exacerbates stereotyping, reducing empathic bandwidth, and curtails the potential for collaborative synergy. Technology, while ostensibly bridging geographic divides, further complicates intercultural interaction. Emojis, for instance, are semantically fluid. A single icon may evoke warmth in one culture and sarcasm in another. Algorithmic translation lacking context sensitivity risks converting diplomatic nuance into semantic absurdity. Even video conferencing flattens paralinguistic cues vital to cultural understanding, ultimately transcending these communicative chasms demands metacognitive vigilance, cultural humility, and dialogic adaptability. Effective intercultural communicators do not merely learn linguistic syntax, but cultivate cultural empathy, interrogate their own perceptual frameworks, and develop a tolerance for ambiguity. It is within this cognitive dissonance that the richest intercultural growth unfolds, not through the elimination of difference, but through its embrace. इस पूरे पैराग्राफ में ये बात हो रही है लैंग्वेज के बारे में, ठीक है, कि इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में सिर्फ महज एक लैंग्वेज को सीख लेना
या उसमें फ्लुएंट होना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे पूरी 100% पूरी तरीके से समझ पा रहे हैं। कई चीजें कंटेक्स्ट बेस्ड होती हैं, कई चीजों में बहुत बेसिक न्यूआंसेस होते हैं। इस पूरे पैराग्राफ में बहुत ही वास्ट वोकैबुलरी यूज की गई है which might be difficult for some of the students, right? So मैं आपको एक ब्रीफ मैनर में एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है? Now, one second. सेमियोटिक डिसोनेंस यहाँ पे बात हो रही है कि सेमियोटिक डिसोनेंस की वजह से, ठीक है, ये जो जेस्चर्स होते हैं, जो साइलेंस होती हैं, इंटोनेशंस होते हैं, जो बेसिक, जैसे इंडिया में अगर आप देखेंगे तो कुछ चीजें होती हैं जो कल्चर कॉन्टेक्स्ट से ही आप समझ सकते हैं, ठीक है? कुछ चीजें होती हैं, हमारे यहाँ इंडिया में बहुत लोग मीम बनाते हैं कि हम लोग अपने हेड को बहुत वॉबल करते हैं, हेड बहुत हिलाते हैं, तो वो हमारे कल्चर का एक पार्ट हो गया है, दैट इज हाउ वी टॉक, राइट? तो अगर आप ऐसे ऐसे कर दो किसी को इंडिया में, अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि कैसे हो, तो यू आर लाइक, तो हम समझ गए कि सामने वाला कहना चाह रहा है ओके, नॉट वेरी गुड, आई एम ओके, चीजें बहुत अच्छी नहीं चल रही हैं। बट अगर यही चीज आप कहीं फॉरेन कंट्री में जाके एक फॉरेनर के सामने करते हो, तो ही विल बी अटरली कंफ्यूज्ड। क्यों? क्योंकि वो इन चीजों से वाकिफ नहीं है। कुछ जेस्चर्स होते हैं, कुछ साइलेंसेस होती हैं, कुछ पॉजेस होते हैं जो आपके सिर्फ इस कल्चर में दिखता है आपको, ठीक है? तो यहाँ पे वही बात हो रही है, और हमें क्या करना है, हमें कल्चर से खुद को, यहाँ पे देखो, जापान, अरब, ये सारे हाई कंटेक्स्ट कल्चर्स हैं, इनके लैंग्वेज में बहुत कंटेक्स्ट होता है, ठीक है? सिचुएशन के हिसाब से इनका लैंग्वेज चेंज होता है। बट वहीं पे देर आर अदर कंट्रीज ऑल्सो मेंशन समवेयर, वन सेकेंड, यूएस को मेंशन किया गया था, आई थिंक somewhere around here, give me 1 second. हाँ देखो, लो कंटेक्स्ट कंट्रीज यहाँ पे कौन सी हैं? जर्मनी है, यूनाइटेड स्टेट्स है। इसमें एक्सप्लिसिट होता है, इनका जो लैंग्वेज है एक्सप्लिसिट है, जैसे बातें हो रही हैं उसी तरीके से बातों को रख दिया जाता है, ठीक है? ऑब्जेक्टिविटी है, इंडिविजुअल क्लैरिटी होती है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, आपको एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल मैं दूंगी जो मैं अपने क्लासेस में बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, ठीक है? अगर आपको इंग्लिश में किसी को कहना है कि मैं बारात में गई या मैं बारात में जा रही हूँ, ठीक है? तो बारात को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? बारात को हम इंग्लिश में कहते हैं वेडिंग प्रोसेशन, ठीक है? ये जो वेडिंग प्रोसेशन है, अगर मैं किसी फॉरेनर से जाके कहती हूँ कि आई वेंट टू अ वेडिंग प्रोसेशन लास्ट नाइट, है ना, तो वो क्या समझेगा कि अच्छा कोई बारात, बारात तो उसको नहीं समझ में आएगा। वाई? क्योंकि वेडिंग प्रोसेशन, प्रोसेशन का मतलब क्या होता है? प्रोसेशन, वन सेकेंड, प्रोसेशन का मतलब क्या होता है? प्रोसेशन, एक तो आप जुलूस कहते हैं, मोर्चा निकालना, जुलूस निकालना, या किसी को सेलिब्रेट करने के लिए जब आप इकट्ठे बहुत लोग बाहर निकलते हैं उसको प्रोसेशन कहते हैं, ठीक है? अब वेडिंग प्रोसेशन जो है, इसका मतलब हो जाता है शादी में कुछ लोग मिलके उसको सेलिब्रेट करने के लिए, कुछ लोग बस चले जा रहे हैं, प्रोसेशन मार्च टाइप का हो रहा है, मोर्चा निकाला जा रहा है, काइंड ऑफ कह सकते हैं, ठीक है? तो वो जो फॉरेनर है जिसको मैं कह रही हूँ कि आई वेंट टू अ वेडिंग प्रोसेशन, वो बारात के पूरे कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझ पाया, इतनी सारी कल्चरल चीजें हैं जो वो नहीं समझ पाया। हम जब बारात सुनते हैं तो हमारे माइंड में एक पिक्चर आती है विद दैट घोड़ा, वो शहनाई बजती है, बैंड होता है, एवरीथिंग, राइट? बट उसके माइंड में ये सारे पिक्चर्स नहीं आ रहे, और लैंग्वेज यहाँ पे उसी टाइप के लैंग्वेज के बारे में बात हो रही है कि अगर आप किसी लैंग्वेज में फ्लुएंट है, मैं भी फ्लुएंट हूँ, सामने वाला भी फ्लुएंट है, और मैं उसको वेडिंग प्रोसेशन बोल रही हूँ, फिर भी वो न्यूआंसेस को कैच नहीं कर पा रहा, उसका एसेंस, उस वर्ड का या फिर उस लैंग्वेज का जो एसेंस है वो नहीं कैच कर पा रहा। क्लियर है? तो यहाँ पे वही बात हो रही है, इसी को हम कहते हैं सेमियोटिक डिसोनेंस। क्लियर है? चलिए, और फिर यही बात हो रही है आगे भी कि अभी एआई का दौर है, ये सारी चीजें हम कर रहे हैं, एआई
आने के बाद भी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हो जाता है, बट वो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट जो है वो हमें नहीं मिल पाता। ठीक है। सिमिलरली वीडियो कॉल्स के बारे में भी यहाँ पे बात हो रही है कि वीडियो कॉल क्या करता है ना, आपका उसमें बॉडी लैंग्वेज दिख रहा है ना कुछ और पता चल रहा है, तो आप जो बोल रहे हैं वो सिर्फ वर्ड्स जा रहे हैं, बाकी बॉडी लैंग्वेज फ्लैटन हो गई, जेस्चर्स नहीं दिख रहे, कोई और चीज नहीं पता चल रही है ना। चलिए, which of the following best illustrates a paradox mentioned in the passage? One second. अच्छा, there is one question here. What is the tone of this passage? Passage का tone कैसा है? Didactic है? Is it didactic, celebratory, analytical या फिर flippant? Didactic तो नहीं है। Didactic का मतलब मैंने आपको बताया कोई ऐसी चीज जो आपको morals दे, सीख दे, तो ये तो नहीं है। किसी चीज को सेलिब्रेट भी नहीं किया जा रहा है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। फ्लिपेंट भी नहीं है, किसी चीज को कह सकते हैं उसका निरादर नहीं किया जा रहा है ना, तो ये भी नहीं है। अनादर, सॉरी, अनादर नहीं किया जा रहा है, फ्लिपेंट भी नहीं है। राइट आंसर इज एनालिटिकल। ठीक है, उसको एनालाइज किया जा रहा है कि चीजें कैसे हो रही हैं। चलिए, which of the following best illustrates a paradox mentioned in the passage? Technology enables cross-cultural empathy? नहीं। इमोजीज यूनिफाई पीपल? इमोजी क्या करते हैं, लोगों को यूनिफाई कर देते हैं? नहीं। यहाँ पे तो यही बात हो रही है पैसेज में कि कुछ इमोजीज भी हैं इस कंट्री में, अगर किसी इमोजी को हम किसी और तरीके से जानते हैं, अगर इस कंट्री में कोई इमोजी है जो अच्छे पॉजिटिव मीनिंग रखती है, हो सकता है किसी और कंट्री में उसी इमोजी का एक नेगेटिव मीनिंग हो। ठीक है। फ्लुएंसी इन लैंग्वेज कैन स्टिल लीड टू मिसकम्युनिकेशन। वेरी करेक्ट, दिस इज फाइन। क्यों? अगर किसी लैंग्वेज में आप फ्लुएंट हैं तब भी मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। क्यों? सिर्फ लैंग्वेज, वर्ड्स सिर्फ वो काफी नहीं है, कंटेक्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए, न्यूआंसेस पता होनी चाहिए। ह्यूमर इज यूनिवर्सली इंटरप्रेटेड? ये भी नहीं है। राइट आंसर इज ऑप्शन 3। चलिए, द फ्रेज सेमियोटिक डिसोनेंस, इसका मतलब क्या होता है? डिस्कॉर्ड एंड म्यूजिकल स्ट्रक्चर? नहीं। डिसोनेंस का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज जो अग्रीमेंट में नहीं है, और सेमियोटिक्स क्या हो गया? सिंबल्स। ठीक है। मिसइंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चरल सिंबल्स एंड साइंस, दिस इज योर राइट आंसर। क्या कि कल्चरल सिंबल और साइन को मिस इंटरप्रेट किया जाता है, सेम मीनिंग है। ब्रेक डाउन इन वाईफाई? ये भी नहीं है एग्रीमेंट। चलिए, व्हाई माइट टेक्नोलॉजी वर्सन इंटेलेक्चुअल इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन एज पर द ऑथर? टेक्नोलॉजी कैसे इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन खराब कर सकती है? देखिए, एम्पलीफाइज रियल टाइम? नहीं। रिमूव्स द नीड फॉर शेयर्ड लैंग्वेज? नहीं। इट फ्लैटन्स important non-verbal cues and mispresents meanings। ठीक है। क्यों? नॉन वर्बल जो चीजें हैं वो आपको पता नहीं चल रहा टेक्नोलॉजी की वजह से, जेस्चर्स, कंटेक्स्ट, ये सारी चीजें गायब हैं। ठीक है। सो दिस इज योर राइट आंसर, ऑप्शन 3। Which of the following metaphors best captures the overall argument of the passage? A bridge that never meets the other side, a mirror reflecting only half the image, a labyrinth filled with shifting doors, a ladder leading to one clear peak. कौन सा आपका ये जो मेटाफर है जो इस पैसेज को शो कर रहा है? एक ऐसा ब्रिज जो दूसरे साइड से मिल ही नहीं रहा, ये तो नहीं है। मिरर रिफ्लेक्टिंग ओनली हाफ द इमेज? ये भी नहीं है। लैडर जो लीडिंग टू वन क्लियर पीक, एक ऐसा लैडर, एक ऐसी सीढ़ी जो एक क्लियर जगह पे जा रही है। राइट आंसर इज ऑप्शन 3, लैबिरिंथ फिल्ड विथ शिफ्टिंग डोर्स। लैबिरिंथ क्या होता है? मेज। मेज पता है आपको? मेज, भूल भुलैया जैसे आप कहते हैं। और यहाँ पे देखो ऑथर ने क्या लिखा है, लैबिरिंथ ऑफ ग्लोबलाइजेशन यूज किया है लैबिरिंथ को, यहां से भी आप ले सकते हो। और यहाँ पे मेटाफर क्या है? लैबिरिंथ, वन सेकेंड, हाँ, लैबिरिंथ फिल्ड विथ शिफ्टिंग डोर्स। क्यों भूल भुलैया क्यों है ये? क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज को आप जानते हैं, उसमें फ्लुएंट है, फिर भी उसका जो कंटेक्स्ट से मतलब बदल जा रहा है, डोर शिफ्ट हो गया। आपने जैसे ही वर्ड्स को डिकोड करा, वर्ड्स को ट्रांसलेट करा या उसको समझा, उसका कंटेक्स्ट वाइज मीनिंग चेंज हो गया, या फिर जेस्चर्स देख के मीनिंग चेंज हो गया। राइट? तो यहाँ पे वही बात हो रही है। Choose the most suitable option to replace highlighted part. We enjoyed very much at the party. Option देखिए, we have enjoyed very much, we enjoyed ourselves very much, we enjoyed at the party, we were enjoyed. तो ये तो नहीं होगा, enjoyed highlighted part ये है। ठीक है।
तो आप यहाँ पे देखिए enjoyed ourselves, क्यों we enjoyed है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे एक हमको preposition डालना है, ठीक है, preposition, तो we enjoyed ourselves very much. This is your right answer, option 2. Clear? Neither the manager nor the employees was available. देखो neither nor या either or से अगर दो सब्जेक्ट को जोड़ा जा रहा है तो नियरेस्ट सब्जेक्ट आपका वर्ब डिसाइड करता है कि वर्ब सिंगुलर होगी या प्लूरल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो neither the manager nor the employees, तो employees क्या है, प्लूरल है, नियरेस्ट सब्जेक्ट यही है, तो ये वर्ब होगा। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, was also not available, was काट दीजिए, were also available या फिर were available, क्या होगा, राइट आंसर इज were available, ठीक है। चलिए, she said I can solve this problem, इसको क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। she said that she could solve that problem, this को हम that बना देंगे, can को could बना देंगे। she said that she could solve that problem, राइट आंसर देखिए, ऑप्शंस पढ़िए। she said that she will नहीं, she said that she could solve this problem, she said that she could solve that problem, राइट आंसर ऑप्शन 3। चलिए, she said that she used to play the violin when she was young, ऑप्शंस पढ़िए। I played the violin when I was young, नहीं। I used to play नहीं, I used to play, हाँ ठीक है, ये I was भी नहीं होगा, राइट आंसर इज ऑप्शन 3, I used to play the violin when I was young, she said, ठीक है, दिस इज योर राइट आंसर ऑप्शन 3। रीअरेंज करना है सेंटेंसेस को, यहाँ पे ऑप्शंस देखिए 4, 3, 2। एक बार अगर आप इन 4 सेंटेंसेस को पढ़ते हैं, फर्स्ट देखिए, दिस इज स्पेशली यूजफुल, इंट्रोडक्टरी लाइन तो नहीं है, व्हाट इज स्पेशली यूजफुल, किसके बारे में बात हो रही है, नहीं पता, तो ये आपका फर्स्ट नहीं होगा। दिस द प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ स्पेसिफिक, कौन से प्रोसेस के बारे में बात हो रही है, वी डोंट नो। बाय यूजिंग वर्जन कंट्रोल, बाय यूजिंग, राइट आंसर क्या हो जाता है, फर्स्ट आपका सेंटेंस कौन सा हो जाता है, वर्जन कंट्रोल इज अ सिस्टम दैट रिकॉर्ड्स चेंजेस टू फाइल और सेट of files over time so that you can recall specific versions later। तो सबसे पहले आपका ऑप्शन 2 आता है, ये कट गया, ये कट गया, ये दो ऑप्शंस बचे। अब 2 के बाद या तो 4 आएगा या तो